हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात नमस्कार। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स बनने के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस पीजीटी निकलती है। अभी आप लोगों को मालूम है, अभी आप लोगों ने एकलव्य जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एकलव्य विद्यालय संचालित किए जाते हैं जनजाति विभाग में, उसमें पीजीटी की पोस्ट बहुत सारे निकली हुई है। तो उसमें जो कॉमर्स फैकल्टी है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था कॉमर्स पीजीटी में, उसकी शुरुआत मैंने करी है। आज मैं उसी कड़ी में आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम सभी ने कॉमर्स पढ़ा है 11 में, 12th में, कॉलेज में, एमकॉम में। कॉमर्स का जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया वो एक जैसा ही है। वो कोई सा भी स्टेट हो या फिर सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, कॉमर्स का सिलेबस 90% मिलता जुलता है, उसमें कोई अलग या भिन्नता नहीं है। 11th-12th पढ़ने वाला जो बच्चा है वो यदि ये मेरा वीडियो देख रहा है और यदि उसे टीचिंग लाइन में जाना है तो मैं उसको ये सलाह देना चाहूँगा कि वह अपनी जो स्टडी है उसको बहुत गहराई से पढ़े। 11th-12th की जो बुक्स है वो बेस है कोई से भी एग्ज़ाम हो उसका। वो उसको यदि अच्छी गहराई से पढ़ता है, उसको गहराई से समझता है, तो 11th-12th ग्रेजुएशन ये सारी बुक्स को यदि वो गहराई से पढ़ लेता है तो मैं चैलेंज देता हूँ कि वो बच्चा कभी भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई से भी पीजीटी की एग्ज़ाम होती है वो उसको पहले ही बार में उसको क्लियर कर लेगा वो। क्योंकि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को 11th-12th का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, साथ में उसमें जो भी बातें हैं वो सारी हमने जो पढ़ी हुई है वही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो उसमें सब वही बातें आती है जो हमने पढ़ी हुई है। लेकिन होता क्या है कि हम केवल पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए वही चीज़ें पढ़ते हैं जो आईएमपी होती हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो परीक्षाओं में अभी तक नहीं आई है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वही आती है जिनको हमने छोड़ दिया है। इसलिए अब हमें आज के समय में अभी भी जो हमारी शिक्षा पद्धति बदल रही है उसमें हमें परीक्षा लक्ष्य नहीं पढ़ना है, हमें हमारे करियर लक्ष्य पढ़ना पड़ेगा कि मुझे आगे यदि पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना है। और पीजीटी कॉमर्स टीचर एक बहुत बड़ा पद होता है। आप लोगों को यदि मालूम हो तो हमें पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम करने के बाद में, या आजकल तो ग्रेजुएशन के साथ में हम बीएड कर सकते हैं, उसके बाद एमकॉम करके हम पीजीटी कॉमर्स में, अभी यदि आपकी जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आप बहुत गहराई के साथ करते हैं, जैसे बच्चे दूसरे लाइनों में तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उससे 50% मेहनत भी यदि हम 11th-12th ग्रेजुएशन तक यदि कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तक कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में पीजीटी कॉमर्स टीचर बन सकते हैं। हर स्टेट में निकलती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो हर 2 साल में निकलती है और एकलव्य में अभी निकली हुई है। और इनमें सैलरी बेस भी बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हमें, और जो शिक्षा का जो कार्य है, आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि शिक्षा का कार्य कभी बंद होने वाला नहीं है, जो कि बहुत परंपरागत तरीके से पुराने समय से चला आ रहा है। कई बार हमें सुनने में आता है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये होगा। अरे कुछ भी हो जाए, लेकिन शिक्षा देने का और शिक्षा लेने का काम कभी बंद होने वाला नहीं है। आपके पास यदि योग्यता है तो लोग आपको आपके घर ढूंढने के लिए आएंगे। ठीक है, तो आज हम पीजीटी कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं वो सारा सिलेबस आप पढ़ चुके हो। बस हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राजेंद्र सिंह चौहान, चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को करीब 24 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, 24 क्वेश्चन मैंने कल मैं आप लोगों को करा चुका था। उसी में
उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये 24 तक मैं पढ़ा चुका था। 25 वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन संगठन से रिलेटेड आ रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो प्रबंधन का जो एक कार्य है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये 12वीं में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो संगठन है उसमें अलग अलग प्रकार के संगठन होते हैं। क्रियात्मक संगठन होता है, विभागीय संगठन होता है। तो यहाँ जो रेखा संगठन आ रहा है ये कौन सा है? ये लंबवत संगठन कहलाता है, विभागीय संगठन कहलाता है, या रेखा संगठन कहलाता है, जिसमें उच्च अधिकारी से निम्न तक एक श्रृंखला बनी रहती है, एक चेन बनी रहती है, जिसको हम लंबवत चेन कहते हैं, जिसमें आदेश एक सीधी रेखा में चलता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। वे कोई सा भी संगठन है उसमें उत्तरदायित्व किसके पास होगा? तो लाइन अधिकारी में, स्टाफ अधिकारी में, अनौपचारिक अधिकारी में, या उपयुक्त सभी में। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि भाई अनौपचारिक अधिकारी ये तो संगठन में आ ही नहीं रहा है, अनौपचारिक तो अनौपचारिक संगठन से रिलेटेड हो गया, इसको भी हम नहीं लेंगे। स्टाफ अधिकारी का कोई संबंध नहीं है, मतलब यहाँ उत्तरदायित्व किसका है? लाइन अधिकारी का है, मतलब रेखा अधिकारी का है। जो अधिकारी है उत्तरदायित्व उसी के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। अब यदि हम यहाँ देखें कि जो व्यवसाय में जो संगठन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर व्यावसायिक संगठन का जो सिद्धांत नहीं है, क्या है? उद्देश्य का सिद्धांत। तो वो उद्देश्यों के लिए तो काम कर रहा है ना, ये तो उसका सिद्धांत हुआ। दक्षता का सिद्धांत, सभी कार्य उसको दक्षता के साथ करना है, सावधानी के साथ करना है, ये भी उसका सिद्धांत हो गया। श्रम विभाजन का सिद्धांत, संगठन का काम ही है श्रम का विभाजन करना, योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपना। तो संगठन के, व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों में तो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। फिर उसका सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? लाभ का सिद्धांत। लाभ कमाना ये उसका सिद्धांत नहीं है, बाकी ये 3 उसके सिद्धांत हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? हमारा आंसर है लाभ का सिद्धांत। ठीक है, व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, लाभ का सिद्धांत। फिर है नेक्स्ट है, अधिकतम अनुशासन होता है। भाई अनुशासन कहाँ पाया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, यदि हमारे चारों तरफ हम देखें तो सबसे ज़्यादा अनुशासन हमें कहाँ मिलता है? सेना में मिलता है, आर्मी में हमें अनुशासन दिखाई देता है। वहाँ पर क्या है? आदेश का पालन होता है, आदेश का पालन, आदेश की एकता। यहाँ पर लाइन संगठन, कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन, लाइन एवं कर्मचारी संगठन। तो लाइन संगठन जो है इसी को हम सेना संगठन भी बोला जाता है। ठीक है, लाइन संगठन को ही हम सेना संगठन बोलते हैं, और इसीलिए अनुशासन भी किस में पाया जाता है? लाइन संगठन में, क्योंकि इसमें आदेश भी जो है एक रेखा में चलते हैं, ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा में चलते हैं। अगला है, संगठन का मानचित्र दर्शाता है। भाई जो संगठन है उसका यदि मानचित्र बनाया जाए, उसका जो मानचित्र होता है वो क्या दिखाता है? कार्य का विभाजन दिखाता है। अभी हमने पढ़ा संगठन के सिद्धांतों में कि व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो उसमें जो 3 थे उसके सिद्धांत थे। तो एक था कार्य का विभाजन, संगठन क्या करता है? कार्य का विभाजन करता है। तो ये तो उसके चित्र में आएगा, जो मानचित्र हम बनाएंगे तो उसके चित्र में आएगा कार्य का विभाजन संगठन में है। विभागों का विभाजन, अलग अलग विभागीकरण किया जाएगा। एक उपक्रम है उसमें उत्पादन का कार्य होता है, फिर विक्रय का कार्य होता है, विपणन का कार्य होता है, वित्त का कार्य होता है, नियुक्तिकरण का कार्य होता है। तो ये सब विभागीय, डिपार्टमेंटल अलग अलग हो गया, तो विभागों का विभाजन भी होता है। प्रवर अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच संबंध, भाई उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में संबंध स्थापित करना, ये भी संगठन में होता है। इसका मतलब ये तीनों आ गए। पहला कार्य का विभाजन भी हो गया, विभागों का विभाजन भी हो गया, संबंध स्थापना भी हो गया और उपयुक्त सभी हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आ गया? डी आ गया। संगठन का मानचित्र दर्शाता है उपयुक्त सभी। किसी किसी प्रश्न में ये, इसके पहले एक प्रश्न आया था, उसमें यह था कि अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में संबंध व्यक्त करना। ठीक है, तो
जहाँ पर यदि ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर ये होगा, और यहाँ पर ये तीनों आ गई, इसलिए डी आंसर आएगा। फिर है निम्न में से कौन सा सही है। अब हमें यहाँ पर सही ढूंढना है। व्यापार उद्योग का अंग है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको पढ़ें, सबसे पहले तो कि जो व्यवसाय है, इसको मैं आप लोगों को एक व्यवसाय का वृक्ष बना के बताता हूँ, चार्ट बना के बताता हूँ कि व्यवसाय में दो क्रियाएं होती है। एक होता है उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। ठीक है। अब जो उद्योग और वाणिज्य, अब वाणिज्य में फिर दो क्रियाएं शामिल होती हैं। एक होता है व्यापार और दूसरा होता है व्यापार के सहायक तत्व। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि व्यापार उद्योग का अंग है। ये व्यापार उद्योग का अंग है क्या? नहीं है। व्यापार तो वाणिज्य का अंग है। इसका मतलब ये गलत हो गया। हमें क्या ढूंढना है? हमें तो सही ढूंढना है। दूसरा है वाणिज्य व्यापार का अंग है। वाणिज्य व्यापार का अंग है, ये तो गलत हो रहा है भाई। व्यापार वाणिज्य का अंग है, न कि वाणिज्य व्यापार का अंग है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। ये जो वाणिज्य है ये व्यवसाय का एक अंग है। हाँ, यहाँ पर ये सही लग रहा है क्योंकि व्यवसाय के दो अंग हैं, एक उद्योग और दूसरा वाणिज्य। इसका मतलब व्यवसाय वाणिज्य जो है किसका अंग है? व्यवसाय का अंग है। तो ये वाला जो आंसर है वो सही लग रहा है, सही है। उद्योग वाणिज्य का अंग है। उद्योग वाणिज्य का अंग नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दोनों भाई भाई है ना। तो उद्योग और वाणिज्य तो दोनों पार्ट हैं, किसके अंग हैं? व्यवसाय के। तो इसलिए चौथा भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है? तीसरा है कि वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। अभी मैंने बताया था कि एक संगठन में उत्तरदायित्व किस में होता है? लाइन अधिकारी में। फिर है वह संगठन जिनमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वह संगठन कौन सा है? अंतर इकाई प्रशासन संगठन, रेखा संगठन, परियोजना संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो यहाँ पर एक ही आंसर हमारा आएगा, कौन सा? रेखा संगठन या लाइन संगठन। फिर है निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? अभी हमने देखा था लाभ का सिद्धांत। आगे आ रहा है निःशेष उद्योग को यह भी जाना जाता है। निःशेष उद्योग में उद्योग का मतलब होता है कच्चे माल से पक्का माल बनाना। अभी जो मैंने आप लोगों को व्यवसाय के दो भाग बताए, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग में फिर तीन प्रकार के उद्योग होते हैं, एक प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग प्रकृति से वस्तुएं, कच्चा माल प्राप्त करते हैं, ज़मीन में से, पानी में से ये खनिज पदार्थ निकालते हैं। तो ऐसे उद्योग जो हैं, तो प्राथमिक उद्योगों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। निष्कर्षण उद्योग होते हैं और जननिक उद्योग होते हैं। निष्कर्षण मतलब ज़मीन के अंदर से, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, और जननिक उद्योग में वह कृषि से, पशुपालन के माध्यम से प्रजनन के द्वारा निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर निःशेष, निःशेष का मतलब होता है निष्कर्षण। निःशेष का मतलब क्या होता है? निष्कर्षण उद्योग। ये जमीन के अंदर से खनिज पदार्थों को निकालते हैं, ऐसे उद्योग कहलाते हैं निष्कर्षण। ये प्राथमिक में से, प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। तीन श्रेणियाँ होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक श्रेणी में ये प्रकृति से डायरेक्ट पदार्थ प्राप्त करते हैं। द्वितीयक श्रेणी में, द्वितीयक उद्योग प्राथमिक श्रेणी के जो उद्योगों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। जैसे इन्होंने ज़मीन के अंदर से कच्चा तेल निकाला, उस कच्चे तेल का जो शोधन का काम कौन करेंगे? द्वितीयक उद्योग करेंगे। और तृतीयक उद्योग क्या करेंगे? इन उद्योगों की सेवा करेंगे, जैसे बीमा है, बैंक है, परिवहन है, भंडारण है, ये तृतीयक उद्योग कहलाते हैं, सेवा उद्योग कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्षण उद्योग है वो किस में आता है? निःशेष उद्योग को हम निष्कर्षण उद्योग भी बोलते हैं। आगे आ रहा है विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है। विकेंद्रित, देखिए संगठन में जो अधिकार है वो दो
टाइप से होते हैं। एक तो केंद्रीकरण भी होता है, सेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण भी होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उपक्रम के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों को समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, अधिकार दे दिए जाते हैं, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। यहाँ पर जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो सारे अधिकार वितरित कर देते हैं, निर्णय लेने की जो अधिकार निम्न अधिकारियों को दे देते हैं। तो विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? जब संगठन में अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो उसका लाभ क्या होगा? उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेता है, ये होगा क्या? दूसरा, क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है। तीसरा, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। और चौथा है, संचालन लागत कम होती है। अब यहाँ पर जो कौन सा लाभ है, विकेंद्रित संगठन में क्या लाभ है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। उच्च प्रबंध जो है अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। अब उच्च प्रबंध को प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, वो अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है, जब आवश्यकता होगी तभी वो उसका मैनेजमेंट कर सकता है, नहीं तो प्रबंध जो है उन्होंने अपना अधिकार वितरित कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर हमारा आएगा। फिर है संगठन का अधिक्रम। संगठन का अधिक्रम सिद्धांत निहितार्थ रूप में यह स्थापित करता है कि अधिक्रम सिद्धांत, भाई संगठन का एक सिद्धांत है अधिक्रम। अधिक्रम सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है कि एक अधीनस्थ का एक ही प्रवर अधिकारी होना चाहिए। भाई ये अधिक्रम सिद्धांत क्या ये बता रहा है कि एक अधीनस्थ का एक ही अधिकारी होना चाहिए। रेखीय अधिकार स्पष्टतया परिभाषित होना चाहिए, कि प्रत्येक अधिकारी के जो अधिकार है वो स्पष्ट होना चाहिए। प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। जो प्रबंधक है उसको डायरेक्ट रूप में जब वो पर्यवेक्षण करने जाएगा, इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा, तो केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। और समस्त अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होना चाहिए। तो ये तो केंद्रीकरण होगा, ये नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? सी। प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, ये इसका आंसर है। अधिक्रम सिद्धांत, अधिक्रम सिद्धांत द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लिसिटी लेज डाउन दैट, संगठन का अधिक्रम सिद्धांत सी बताता है कि मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, कि कम से कम प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण होना चाहिए। इसका आंसर क्या आ गया? सी आंसर है। अधिक्रम सिद्धांत ये बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 का, समिति संगठन का लाभ है। देखिए, हमने एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समितियाँ, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो 11th क्लास में जो सहकारी समिति है, सहकारी समितियों की स्थापना, इसमें स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं, है ना, अपनी स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं। तो समिति संगठन जो होता है, जिसमें एक समिति रहती है जो उसका संचालन करती है, वही उसका समिति के द्वारा ही वो संगठन का निर्माण होता है। तो उसका लाभ क्या है? एक समिति संगठन का क्या लाभ है? तो यहाँ पर तत्काल निर्णय होता है क्या? क्विक डिसीजन, अधिक सहभागिता, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, अधिकार का केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और विभाजित दायित्व, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर समिति संगठन का लाभ क्या है? सेकंड वाला लाभ है इसका, अधिक सहभागिता। भाई समिति के जो सदस्य हैं वो अपनी स्वेच्छा से समिति में शामिल हुए हैं, तो वो सभी मिल करके काम करते हैं। इसका मतलब कि अधिक से अधिक सहभागिता मिलती है उनको। भाई यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ प्रॉफिट कमाने का कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर तो जो समिति के सदस्य हैं उनको ही अपना लाभ पहुँचाने, एक दूसरे की सेवा करने का अवसर रहता है। तो समिति संगठन का लाभ क्या है कि अधिक से अधिक सहभागिता मिलती है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं हम, श्रमिक विवेकीकरण का विरोध क्यों करते हैं?
ये जो श्रमिक हैं, जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स, विवेकीकरण का विरोध करते हैं। ओपोज रेशनलाइजेशन बिकॉज, क्यों करते हैं विवेकीकरण का। अब यहाँ पर पहले हम विवेकीकरण को समझ लेते हैं। विवेकीकरण का मतलब ये होता है आधुनिकीकरण करना। विवेकीकरण करना मतलब आधुनिकीकरण करना। जो व्यवसाय है उसमें नई तकनीक को लाना, नई मशीनों को लाना, नए यंत्रों को लाना, जो काम करने का तरीका है उसको बदलना। तो जब नई तकनीक आती है, नई मशीन आती है, नया तरीका आता है, तो उसमें क्या होगा कि छटनी होती है, मतलब कर्मचारियों की छटनी होती है। और इसी डर के कारण जो श्रमिक होता है, जो वर्कर्स होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वर्कर्स उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर पूंजी के आधिपत्य के कारण उसका विरोध कर रहे हैं, तालाबंदी के कारण विरोध करते हैं, छटनी के कारण विरोध करते हैं, या इस कारण कि उन्हें कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो उनके विरोध करने का कारण क्या है? छटनी के कारण। किस कारण? छटनी के कारण। मतलब जब मशीन आ जाएगी तो मशीन 10 लोगों का काम अकेले कर लेगी, इसलिए बाकी के कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। इस डर से भी वह विरोध करते हैं। फिर है रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? रेखा संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? विभाजित उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है इसमें। अधिकार का सेंट्रलाइजेशन होता है, विशेषज्ञ परामर्श मिलता है या शीघ्र निर्णय। तो जो रेखा संगठन में क्या होता है? कार्य का विभाजन होता है। और कार्य का विभाजन का मतलब ये होता है कि योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपा जाता है। और यहाँ पर योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपना मतलब विशेषज्ञ परामर्श मिलते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। कार्य किसी एक्सपर्ट को ही दिया जाता है और इसमें एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है रेखीय संगठन में। तो ये उसका सबसे प्रमुख लाभ है, विशेषज्ञ परामर्श या एक्सपर्ट एडवाइस। फिर है भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है। कि जो व्यावसायिक उपक्रम हैं, एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समितियाँ, हिंदू अविभाजित परिवार, ये व्यावसायिक संगठन के स्वरूप हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक निजी, सरकारी और संयुक्त, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट। तो यहाँ पर व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है भारत में। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है, जॉइंट सेक्टर में ज़्यादा है या कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यावसायिक उपक्रम किस में है? सबसे ज़्यादा व्यावसायिक उपक्रम भारत में किस में है? निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम। व्यवसाय में सम्मिलित है। अभी हमने पढ़ा व्यवसाय का, मैंने एक चार्ट बना के बताया था कि व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य है। वाणिज्य में फिर 2 प्रकार के हैं, व्यापार, व्यापार के सहायक तत्व हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय में क्या सम्मिलित है? बिजनेस इंक्लूड्स, उसमें क्या इंक्लूड्स है? ओनली ट्रेड, केवल व्यापार। तो ये तो गलत है, क्योंकि उसमें उद्योग और वाणिज्य दोनों आता है, और वाणिज्य में फिर व्यापार, व्यापार के सहायक आते हैं। दूसरा क्या है? व्यापार और उद्योग दोनों। तीसरा है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य सभी और केवल वाणिज्य। इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि व्यवसाय में क्या सम्मिलित है? व्यापार भी है, उद्योग भी है और वाणिज्य भी है। व्यापार भी है, उद्योग भी है और वाणिज्य भी है। ऑल द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्योंकि जो व्यवसाय है उसके 2 भाग है, एक उद्योग और दूसरा वाणिज्य। यदि है व्यापार नहीं भी आता तो भी ये आंसर यही आता, उद्योग और वाणिज्य। और आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर आ गया। फिर है निम्न में से कौन सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है? लोकतांत्रिक संगठन का मतलब जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है? तो यहाँ पर एकाकी व्यापार में तो एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, साझेदारी में सभी पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी में जो संचालक मंडल है वो मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पर कौन से संगठन में लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतंत्र है? रेखीय संगठन में, रेखीय तथा स्टाफ संगठन में, क्रियात्मक संगठन में। तो ये तो सब बनाए जाते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। लेकिन जो समिति संगठन है ये वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ,
ये इसमें सदस्य स्वेच्छा से बनते हैं और इसमें जो कमेटी काम करने वाली होती है उसका चुनाव होता है। लोकतांत्रिक तरीके से उस समिति के सदस्यों को चुना जाता है। काम करने वाला जो ग्रुप होता है उसका चुनाव होता है और इसीलिए जो समिति संगठन है उसको लोकतांत्रिक संगठन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, उसकी एक समिति होती है, वो समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। और उस समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वह प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, तो वही उसका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर समिति कमिटी संगठन जो है सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है। अगला है, एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण उत्पन्न हो सकता है। कोई सा भी संगठन हो उसमें विरोध क्यों होता है, कर्मचारी या वर्कर्स विरोध क्यों करते हैं। अभी हमने देखा था पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें किस कारण विरोध करते हैं, वो छंटनी के कारण विरोध करते हैं कि नई मशीन आती है, नया तरीका आता है तो वो विरोध करते हैं। और भी किस कारण से विरोध होता है, अनिश्चितता के कारण विरोध होता है, अहम के कारण विरोध होता है, जड़त्व के लिए वरीयता के कारण विरोध होता है, या उपरोक्त सभी कारकों के कारण होता है। तो यहाँ पर जो विरोध उत्पन्न होने का कारण क्या होगा, अनिश्चितता। यदि किसी भी संगठन में निश्चितता नहीं होगी, असर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता यदि होगी तो वहाँ पर विरोध जरूर होगा। चलिए आगे है, मछली पकड़ना वर्गीकृत किया जा सकता है। मछली पकड़ना ये कौन से उद्योग में आता है, ये जैसे मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधनों से जब सीधे वस्तुएं प्राप्त की जाती है तो वह प्राथमिक उद्योग में आता है, मतलब वह निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे ज़मीन के अंदर से खनिज पदार्थ निकालना, इसी प्रकार से समुद्र से मछलियाँ पकड़ना, तो ये प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुएं निकाली जा रही सीधी, तो ये किस में आ रही है, ये निष्कर्षण उद्योग में आ रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। आप लोगों ने 12th क्लास में संगठन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। संगठन में विभागीय संगठन भी है, क्रियात्मक संगठन भी है। विभागीय संगठन मतलब रेखा संगठन, लंबवत संगठन, जिसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। लेकिन जो क्रियात्मक संगठन है, क्रियात्मक संगठन में काम के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर अलग अलग संगठन बनता है और उसमें आदेश की एकता का पूरी तरह से उल्लंघन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखीय संगठन, रेखा तथा स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, तो हमारा आंसर क्या है, क्रियात्मक संगठन, ठीक है। इसमें आदेश की एकता का पालन नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के आधार पर संगठन का निर्माण होता है और रेखा संगठन में कार्य के आधार पर संगठन का निर्माण होता है। अगला है, हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है ना। तो सबसे पहले दिया है संगठन का प्रकार दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है एकल व्यापारी। ये सभी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है, एकल व्यापारी, साझेदारी, सहकारिताएं, सार्वजनिक सीमित कंपनी, ये 4 प्रकार के संगठन है, एकाकी व्यापार, साझेदारी, सहकारी समिति और कंपनी। अब यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले तो एकल व्यापारी, एकल व्यापारी मतलब एकाकी व्यापार में क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। एकाकी व्यापार मतलब एक अकेला वन मैन आर्मी, उसका असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। इसका मतलब उसका आंसर क्या हो गया, ए आ गया। क्या आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। असीमित दायित्व हो गया मतलब फर्स्ट का 4 आ गया, यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड साझेदारी, साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 सदस्य होते हैं, पार्टनर होते हैं, साझेदार होते हैं। जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, इसमें सीमित संख्या होती है। कमज़ोर वर्गों की बेहतरी, संविदात्मक संबंध, भाई साझेदारी का जो जन्म है अनुबंध से होता है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 सदस्य या लोग मिल करके एक पार्टनरशिप चलाते हैं, एक व्यापार को चलाते हैं, तो उनके बीच में एक अनुबंध होता है। अनुबंध मतलब शर्तें तय होती है। तो यहाँ पर संविदात्मक अनुबंध मतलब ये वाला आंसर हो गया साझेदारी के लिए। कौन सा हो गया, तीसरा। सहकारिता का मतलब कोऑपरेटिव, मतलब कमज़ोर वर्गों की बेहतरी। भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं वह आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और अपने सदस्यों के कल्याण के लिए काम करते हैं, वो कहलाती है सोसाइटीज़, सहकारिताएं, ठीक है, सहकारिताएं। तो ये आ गया 2 नंबर। और सार्वजनिक सीमित कंपनी में जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, कंपनी के जो शेयर हैं वो पब्लिक में बांट दिए जाते हैं
और इसमें अंशधारियों की संख्या तो अनलिमिटेड होती है, मतलब जोखिम उठाने वालों की संख्या कैसी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, मतलब 4 3 2 और 1। तो हमारा आंसर क्या है, बी, 4 3 2 और 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की आवश्यक न्यूनतम संख्या क्या होना चाहिए। भाई जैसे एक एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यक्ति व्यापार की स्थापना करता है, साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, सहकारी समितियां जो होती है, उसमें कम से कम कितने सदस्य होंगे तभी वो सहकारी समिति का पंजीकरण हो पाएगा। तो यहाँ पर कितनी सदस्य संख्या होना चाहिए, 2 है, 7 है, 10 है या 20 है। तो क्या होना चाहिए, 10, कम से कम 10 सदस्य होंगे तभी सहकारी समिति का पंजीकरण सहकारिता अधिनियम 1912 के अंतर्गत होगा। फिर है संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। भाई जिस ये व्यावसायिक संगठन के सभी स्वरूप आ रहे हैं, एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, सहकारी समिति है, हिंदू अविभाजित परिवार है और कंपनी है। तो जो हिंदू अविभाजित परिवार है, जिसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, इसमें ये भी एक प्रकार का व्यवसाय करने का स्वरूप होता है, एक तरीका होता है। और इसमें जो कार्य की सारी जिम्मेदारियां उसके मुखिया पर होती है। और मुखिया कौन होता है, घर का जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है वह मुखिया कहलाता है, उसको हम कर्ता भी बोलते हैं। और उसकी पूरी जिम्मेदारी उस कर्ता के ऊपर होती है। तो यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व कैसा होता है, तो कर्ता का दायित्व संयुक्त हिंदू परिवार में उसके हित तक सीमित होता है, दूसरा असीमित होता है, तीसरा परिवार की संपूर्ण संपत्ति तक सीमित होता है, और चौथा है सभी सदस्यों की निजी संपत्ति तक सीमित होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कर्ता का दायित्व होता है असीमित, अनलिमिटेड, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, वही उसका जिम्मेदार होता है। अगला है एक व्यावसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष डिसीजन ट्री इन अ बिजनेस यूनिट संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है। संगठन की जो प्रभावशीलता है वह उससे बढ़ती है। इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती, संगठन प्रभावशील बनता जाता है। किससे, निर्णय वृक्ष से, डिसीजन ट्री से संगठन प्रभावशील होता है। फिर है बाटा सु दुकान है। देखिए आप लोगों ने फुटकर व्यापारी जो व्यापार के जो प्रकार है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, इसमें पढ़ा होगा। तो फुटकर व्यापार में आपने अलग अलग प्रकार की दुकानें पढ़ी होगी, विभागीय भंडार पढ़े होंगे, श्रृंखलाबद्ध दुकानें पढ़ी होगी, सुपर बाज़ार पढ़ा होगा, मॉल पढ़ा होगा, है ना, ये अलग अलग दुकानें होती है। तो बाटा सु जो दुकान है, आप लोग ने देखा होगा हर एक शहर में आपको एक बाटा सु कंपनी की दुकान मिलेगी, जहाँ पर केवल बाटा जो कंपनी है उसी के जूते चप्पल ये आपको मिलेंगे, मतलब वो कंपनी ही स्थापित करती है वो दुकान को। तो यहाँ बाटा सु शॉप बाटा सु दुकान है, एक उपभोक्ता सहकारी स्टोर है। क्या आपने देखा कि ये सहकारी समिति के द्वारा बनाई गई है, तो हम एक सिरे से इसको खारिज कर सकते हैं कि ये उपभोक्ता सहकारी स्टोर नहीं होते हैं ये। फिर ये विभागीय स्टोर है, किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं क्या, नहीं आते, डिपार्टमेंटल स्टोर भी नहीं है ये। तीसरा श्रृंखलाबद्ध स्टोर है क्या, चेन स्टोर है क्या ये, तो एकदम राइट आंसर है चेन स्टोर, श्रृंखलाबद्ध स्टोर, क्योंकि ये कंपनी खुद स्थापित करती है, इनकी एक श्रृंखला होती है, हर शहर में ये कंपनी अपनी एक एक दुकान खोलती जाती है। तो ये चेन क्या बोलते हैं इसको, चेन स्टोर बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, बाटा सु स्टोर है एक चेन स्टोर। आगे बढ़ते हैं 59 पर। निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं लाभ का सिद्धांत। अगला है फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए। फिश कल्चर निष्कर्षण उद्योग के लिए, जनांकीय उद्योग के लिए, उत्पादन उद्योग के लिए या निर्माण उद्योग के लिए।
फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए। इसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे फिश कल्चर को? अभी हमने देखा था मछली पकड़ना, तो यहाँ पर हम जो मछली पकड़ रहे हैं वो हमने किस में शामिल किया था? उसको निष्कर्षण उद्योग में हमने शामिल किया था उसको। अभी जो फिश कल्चर है इसको हम किस में शामिल करेंगे? देखिए, मछली पकड़ना ये हम समुद्र से डायरेक्ट पकड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो फिश कल्चर होता है ये मछली का उत्पादन किया जा रहा है। दोनों में अंतर है। एक समुद्र से मछलियाँ पकड़ना, ये हम प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो ये निष्कर्षण हो गया, निकाल रहे हैं, हम निष्कर्षण कर रहे हैं, जैसे ज़मीन में से खनिज पदार्थ निकालते हैं, है ना। तो मछली पकड़ना ये निष्कर्षण उद्योग में आ गया। लेकिन फिश कल्चर में ये है मछली उत्पादन, मतलब जनन, प्रजनन के माध्यम से मछलियों में और वृद्धि करना। तो ये किस में आएगा? ये जनांकीय उद्योग में आएगा या जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। किस में आएगा? ये जनन उद्योग में या जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, ये दोनों में हमें अंतर समझना पड़ेगा। पहली बार मैंने बताया था मछली पकड़ना, तो वो डायरेक्ट हम समुद्र से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो वो किस में आता है? निष्कर्षण, निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रजनन के द्वारा हम मछलियों में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है? ये जनांकीय उद्योग में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने संगठन के बारे में पढ़ा है ना। व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, उनके बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी है। अब हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और नए बच्चे जो हैं वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।